1 दर्जन से ज्यादा पुल गिर चुका, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं। बिहार में जितना दिल नहीं टूट रहा है उतना पुल टूट रहा है। बिहार के पुल पर विश्वास नहीं से लोग सतर्क हैं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से कई पुल गिर रहा है। विभागीय लापरवाही के चलते पुल गिरा। कुल 11 अभियंतागण आज ही निलंबित हुए हैं। जो लापरवाही की गई है और जो तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं हुआ है उसका अविलंब दंड दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं सिकता देव। मॉनसून की बस शुरुआत ही हुई है और बिहार से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान कर रही है। एक के बाद एक पुल ढह रहे हैं। इनमें कुछ निर्माणाधीन पुल थे तो कुछ कई सालों से काम आ रहे थे। हालात ये हैं कि अलग अलग जिलों में 15 दिन के अंदर ही 10 पुल गिर गए हैं। छपरा और सिवान जिले में तो एक ही नदी के 5 पुल गिर गए और ये हादसे हुए। छपरा और सिवान में 2 दिन में 5 पुल जमींदोज हुए हैं। इन पुलों के गिरने का मुख्य कारण नदी की सफाई कहा जा रहा है। सफाई गाद हटाने का ठेका लेने वाली एजेंसी की लापरवाही है। नदी की सफाई में लगी एजेंसी ने पुल पर ध्यान नहीं दिया। पुल के पिलर्स के पास से भी गाद, मिट्टी और बालू हटा दी गई। लापरवाही की वजह से बिना सहारे खड़ा रहा पुल। बारिश से पानी का दबाव बढ़ा और एक के बाद एक पुल भरभरा कर गिर गए। जानकार कह रहे हैं कि आगे और भी पुल गिर सकते हैं। तो एक राज्य में 15 दिन में 10 पुल गिर जाते हैं, उसके बाद प्रशासन की नींद खुलती है। बिहार सरकार ने इन हादसों में 2 जगहों पर कार्रवाई की है। 16 इंजीनियर्स निलंबित किए गए हैं। जिन ठेकेदारों को जिम्मा दिया गया था वही अब ये टूटे पुल बनवाएंगे। तो बिहार में जिन जगहों पर पुल गिरे हैं, हमारी टीम वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि क्या कुछ और भी पुल खतरे में हैं। देखिए हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पंद्रह दिन में 10 पुल गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मामला लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इन सब के बीच कई और पुल हैं जिनसे खतरा हो सकता है। ये हमारे पीछे जो आपको पुल दिख रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर नया बना है, लेकिन इसके पाए को आप देखें। आप इसके पाए को अगर देखेंगे तो ये लगता है आपको कि आज़ादी के पहले जो पाए बना था उसी पाए के ऊपर स्ट्रक्चर बना दिया गया है। तो अगर आप इसकी बनने की तिथि देखेंगे, जो स्ट्रक्चर बना है, तो उसके हिसाब से ये पुल नया है, लेकिन इसकी नींव जो है ये कमज़ोर है। और ऐसे ही पुल जो हैं वो बार बार धंस रहे हैं, जिससे कि बहुत किरकिरी हो रही है और विपक्ष को भी एक मौका मिल रहा है सरकार पे हमला करने का। छपरा और सिवान में 2 दिन में 5 पुल जमींदोज हो गए। एनडीटीवी की टीम इन दोनों जिलों में पहुंची। हम छपरा के जनता बाजार में हैं। ये पीछे जो आप पुल देख रहे हैं काफ़ी पुराना पुल था। यहाँ के जो लोकल विधायक थे धूमल सिंह, उनके फंड से इस पुल का निर्माण किया गया था। ज़्यादातर जो पुल गिर रहे हैं बिहार में वो एमपी और एमएलए लैड फंड से बने हुए पुल हैं। ये 10 साल पहले का बना हुआ पुल है और 10 साल पुल के लिए कोई बहुत ज़्यादा उम्र होती नहीं है। ये क्या हुआ है? ये हम लोग खड़े हैं जनता बाजार में, ये क्या हुआ है बताइए। ये पुल पानी सुबह से आया है। सुबह जैसा पानी आया तो पुल का मिट्टी हटने लगा और 10-15 मिनट के बीच में मिट्टी हट गया और पुल बैठ गया। तो ये जैसे पुल गिरा है, अगर इस पे कोई क्रॉस भी कर रहा होता, कोई मर भी सकता था ना। तो गिरने के पहले लोग सतर्क हो गया था, मतलब धंसना शुरू हो गया ना, तो लोग अपना भी सतर्क हो गया, आना जाना बंद हो गया। बट मतलब कोई रोकने वाला तो नहीं था ना। नहीं, बिहार के पुल पर विश्वास नहीं से लोग सतर्क हैं, क्योंकि पिछले कुछ घंटों से कई पुल गिर रहा है, इसलिए लोग सतर्क थे और क्रॉस नहीं कर रहे थे। सिवान जिले में अलग अलग जगहों पर पुल गिरे हैं। जाहिर सी बात है कि इन पुलों के दोनों तरफ रहने वाले लोग परेशान हैं। हम सिवान के महाराजगंज में स्थित हैं और ये पुल जो है ये लगभग 10,000 की जो आबादी है उसके लिए आवागमन का साधन यही पुल है।
और इस पुल के नहीं रहने से, जैसा गांव वाले बता रहे हैं, कि लगभग 2 घंटे का सफ़र इन्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, तब जाके ये जो इनका मेन बाज़ार है वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के ग्रामीण भी हैं, यहाँ के लोकल हैं। आप ये बताइए कि ये पुल जो है यहाँ के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? और इतना मैंने लाइफ लाइन कहा जाए तो ये पुल है लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए। चूँकि सब्जी खरीदना हो, चाहे सब्जी जो किसान हैं वो अपने मार्केट में ले जाते हैं इसी रास्ते से बेचने के लिए, लगभग इस रास्ते से यदि आकलन किया जाए ना तो 10,000 लोगों का पर डे का आवागमन रहता है। ये महाराजगंज में तिगड़ा पंचायत में हम खड़े हैं। ये देखिए भाई साहब साइकिल लेके खड़े हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूँ, और इनके सामने से पुल पूरा गायब है। ये पुल पूरा का पूरा बह गया, और जो इसके पुल के अवशेष हैं, ये इसका दूसरा सिरा था पिलर का, ये पूरा का पूरा पुल जो है वो गिरा और बह गया। और ये पुल भी उसी नदी पे है, ये जो गंडकी नदी है उसी नदी पे ये पुल बना हुआ है। और कारण वही है जो पहले मैंने आपको बताया कि नीचे से इसके मट्टी और गाद को हटाया गया नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ध्यान ही नहीं रखा गया कि यहाँ एक पुल भी बना हुआ है, उसे आप खींच के लंबा नहीं कर सकते। विपक्ष के आरोप हैं, लोगों की पीड़ा है। सरकार और प्रशासन के अपने तर्क और कार्रवाई भी हैं, लेकिन पुलों के गिरने के कारण कई हैं। जो अलग अलग विभाग हैं बिहार सरकार का, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट विभाग जिसे ग्रामीण कार्य विभाग बोलते हैं, या फिर MP MLA लैड के फंड से जो काम कराने वाले विभाग हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। और यही कारण है कि एक विभाग आता है, नदी को खोद के चला जाता है बिना ये सोचे हुए कि उसके इस काम जो पुल यहाँ खड़ा है उस पर क्या असर होगा। सिवान के महाराजगंज से प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया। तो 15 दिन में 10 पुल ढह गए हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं जो अहम हैं, और यही है आज मुद्दा मुकाबला का। ढहते पुलों के लिए कौन जिम्मेदार? क्यों पुराने पुल फौलादी और अब वाले मियादी? भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण गिर रहे हैं पुल। हमारा चौथा सवाल, समस्याएं कई हैं, क्या है इनका समाधान? और पांचवा, निलंबन की कार्रवाई सिर्फ चंपारण मधुबनी में ही क्यों? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक बेहद खास पैनल हमारे साथ, नवल किशोर प्रवक्ता RJD, शैलेश पाठक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, अंजुम आरा प्रवक्ता JDU के, सुभाष चंद्रा पूर्व प्रमुख इंजीनियर RWD बिहार के, विश्वास जैन MD हैं CEGL जयपुर से वो जुड़ रहे हैं, और साथ ही सुधीर कृष्णा पूर्व सचिव शहरी विकास। आप सभी को शुरुआत में अपनी बात रखने के लिए हम 1-1 मिनट का वक्त देंगे। और इसके लिए जिम्मेदार कौन? अंजुम आरा, आपसे शुरुआत। बिहार में जो पुल टूटने की घटनाएं घटी वो बहुत ही बेहद चौंकाने वाला ये घटना रहा, और हमारी सरकार भी इस पे चौंकी। और मैं आपको बता दूं कि जो भी पुल और पुलिया, छोटे छोटे पुलिया भी उस पे ध्वस्त हुए हैं। अगर 1-2 को हम छोड़ दें तो उसकी उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल ऐसे रही है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि हमारी सरकार की ये जवाबदेही है, हमारी सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट रही है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस संबंध में एक बहुत बड़ी उन्होंने बैठक की, हाई लेवल की बैठक हुई, और बैठक में जो डायरेक्शन होते हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उन्होंने डायरेक्शन भी दिया, और उन्होंने बहुत सारी बातों को उस हाई लेवल की जो बैठक हुई उस बैठक में उन्होंने रखा। और ये भी उन्होंने कहा कि जो भी पुल पुलिया या सड़कें हैं इसके मेंटेनेंस की भी जवाबदेही हमारी है, चाहे वो किसी भी निधि से बने हो, चाहे वो MLA फंड से हो, MP फंड से हो, या किसी विभाग से। एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने कहा एक मानक संचालन प्रक्रिया कही और कहा कि जी अपने अपनी बात रख दी, आपका वक्त भी खत्म हुआ। नवल जी, आपकी बारी अब। इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी पुल पुलिया गिर रहा है और इतने कम समय में इतने ज़्यादा पुल पुलिया गिर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार यह सरकार है। और सरकार की जिम्मेदारी मात्र नहीं है, इसमें जो दिखा है, जो ये कहते रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन का, इसमें दिखा कि जो सबसे ज़्यादा करप्शन है उसका उदाहरण है ये। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं बिहार में देखी जा रही हैं और बड़े स्तर पे देखी जा रही हैं। तो सरकार इस पर नियंत्रण क्या करेगी,
नियंत्रण के नाम पे कि छोटे मोटे अधिकारियों का निलंबन एकदम संवेदनहीनता का परिचायक है और सरकार इनकम्पिटेंट है इन सब कार्य को करने के लिए। और यही कारण है कि हमें लगता है और हमें विश्वास है कि इस कार्यों में सरकार के अपने नुमाइंदों की संलिप्तता रही है। यही कारण है कि यह पुल गिर रहा है। यह दिखा रहा है कि भ्रष्टाचार में कितनी डूबी हुई है सरकार, और यह सरकार चूंकि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है इसलिए उसका परिणाम है कि पुल पुलिया रोज गिर रहे हैं और लोगों का जान माल का जो खतरा है वह सबसे ज़्यादा समस्या है। नवल जी, आप लोग भी सरकार में रहे हैं तो तब की भी जवाबदेही आपकी बनती है, लेकिन हम इस पर बहस आगे करेंगे। सुभाष चंद्रा जी आपके पास आ रहे हैं, पूर्व प्रमुख इंजीनियर हैं आप RWD बिहार के। आपसे बेहतर ये पूरी समस्या को और कौन समझ सकता है। सुभाष जी आपका वक्त शुरू होता है। आप मैं ग्रामीण कार्य विभाग में अभियंता प्रमुख के पद पर था और जनवरी 19 में मैं रिटायर किया और रूरल वर्क डिपार्टमेंट में लगभग 2000 पुले बन चुके हैं, हाई लेवल ब्रिजेस और माइनर ब्रिजेस। तो 2000 में रूरल वर्क डिपार्टमेंट की स्थिति है कि अभी इस साल 3 पुल का शिकायत आया है और ये जो है पुलों का गिरना में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारण कॉन्ट्रैक्टर का लैप्सेस भी है। कॉन्ट्रैक्टर जो जन प्रतिनिधि भी हैं वो भी बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं बहुत जगह, और जो है सो अभियंता भी कहीं कहीं सुपरविजन में कमी आता है ना, अभियंताओं की कमी है जी। गुणवत्ता में के जो मानक हैं उसको पूरा करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आना चाहिए वो पूरी तरह से है नहीं। एक प्लानिंग होना चाहिए जी। आप वो नहीं है। जी आपका वक्त खत्म हुआ, हम आपके पास लौटेंगे। शैलेश जी क्या समझ में आ रहा है, ये जो पुल बार बार भरभरा कर गिर रहे हैं और बिहार की ही पुल की इस तरह की बनावट किया ऐसी क्या हो गई है कि वहां पर मानसून को ये झेल नहीं पा रहे। बहता पानी और ठहरा पानी, बहता पानी है दुश्मन पुलों का और ठहरा पानी है दुश्मन सड़कों का। और हम सब जानते हैं कि ये जो घटनाएं हुई हैं ये उत्तर बिहार में हुई हैं जहां नेपाल से बेतहाशा पानी बहकर आ रहा है। अब इसमें 2-3 तरह के पुल हैं। एक जहां गाद साफ़ की जा रही थी और पुलों की स्काउरिंग हो गई, यानी उनके बेस एक्सपोज हो गए, पानी आया। दूसरा है ऐसे पुल जो छोटे थे, सांसद मद या विधायक मद में बने थे और 30 साल पुराने थे, उनका संधारण यानी मेंटेनेंस रेगुलरली हुआ या नहीं। और अंततः बात यह है कि हम जब पुल बनाएंगे तो उनकी देख रेख भी उतनी ही ज़रूरी है जितना उनका बनाना। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, बनाना और चलाना, यहाँ चलाने वाली बात ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपको क्यों लगता है बिहार से इस बार इस तरह की खबर आई? ये केवल अभी की घटना नहीं है इन्हीं 10-12 ब्रिजेस की। बिहार में और भी बहुत से पुल हैं, बड़े बड़े पुल। कोसी में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इंडिया के नेतृत्व में बन रहा पुल, उसका भी पियर गिर चुका है जिसमें कि वर्कर्स की मौत भी हो चुकी है। तो ये एक जो है सीरियस सिचुएशन है जो कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट, हालांकि मुद्दा इंक्वायरी का है, इंक्वायरी होगी तो ठीक है, लेकिन कोई भी पुल इतनी आसानी से गिरता नहीं है। और सीरीज ऑफ कोलैप्सेस जो हैं उसका मतलब ये है कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट बहुत ज़्यादा है और कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट में जो है वो और देखना पड़ेगा, जो और पुल बचे हुए हैं वो भी गिर सकते हैं। और ये जो है पुल इतनी आसानी से गिर नहीं सकते हैं। पुलों का बनाने में कमज़ोरी है, उनका इंस्पेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है और इंस्पेक्शन का मैनुअल है, हर साल इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। अगर हर साल इंस्पेक्शन होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एकदम से यकायक पुल और एक सीरीज ऑफ कोलैप्सेस हो जाएं। तो मेरे ख्याल से ये पूरे डिपार्टमेंट की और इस पर बहुत इंक्वायरी, सीरियस इंक्वायरी। जी विश्वास जैन के पास चलते हैं। विश्वास जी, ढहते पुलों के लिए कौन जिम्मेदार है? कहें कि कोई एक चीज जिम्मेदार ऐसा नहीं है। मैं कहूँगा कि पूरा जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है। पुल एक ही दिन में खराब हो जाए या एक साथ 10 पुल गिर जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये कॉन्सिडेंस है कि 10 पुल एक साथ गिर गए, पर जो सिस्टम हमारे यहाँ बन गया है, स्पेशली जो समन्वय चाहिए आपस में डिपार्टमेंट्स में, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में, जो कंस्ट्रक्शन का जो क्वालिटी है
या हमारी डिजाइन का सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। हमें ये देखना है कि जो सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें ओवरऑल, क्योंकि सिस्टम कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी आ जाता है, कभी टाइम कॉन्स्टेंट भी दे दिया जाता है, या कभी असक्षम ठेकेदारों को भी ये काम दिया जाता है। अब जैसे घाट की अगर आप बात करें कि घाट हटाने का काम दिया है, ये भी एक टेक्निकल काम है, हर किसी को आप नहीं दे सकते। रोड ब्रिज मेंटेनेंस का काम भी बहुत टेक्निकल है। शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बिहार के अंदर पुल मेंटेनेंस की कमी के कारण भी गिर रहे हैं और ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है, ये हमारे जानकार और विशेषज्ञ कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा, नवल जी, आप लोग भी सरकार में रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बाढ़ इसी बार आई है, जब आपकी सरकार रही तब भी बाढ़ आती थी, उससे पहले भी आती थी। ऐसे में क्या तैयारी रहती है राज्य सरकार की साल भर की, ताकि मानसून में ये हालात ना हो? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो जितनी भी पुलें गिरी हैं उसकी स्वीकृति, टेंडर, इनॉग्रेशन का डेट और कब कंप्लीट हुआ, ये आप सामने रख दें, लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें तेजस्वी यादव की संलिप्तता है या बिहार सरकार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चला रहे हैं उनका है। जो मंत्रिमंडल रहा है ये दोनों, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग हो, रूरल वर्क्स विभाग हो या वाटर रिसोर्सेस हो, ये दोनों जदयू के पास रहा है। लगभग 20 साल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री एक ही रहे हैं, दोनों मिनिस्टर उनके कोटे से रहे हैं। ये सवाल दूसरे से पूछने का मतलब ये है कि पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार इस ऐसे सवाल पे जो कि बहुत ही संवेदनशील। नवल जी, मेरा सीधा सवाल है, अब हाल फिलहाल तक आप लोग भी सरकार में थे, तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि किस तरह से आपके विभाग इस बाढ़ से निपटने के लिए इन पुलों के मेंटेनेंस के लिए काम करते थे। क्या होता था जब आप सत्ता में थे? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि हमारे समय कार्यकाल का जो काम है उस पर इनके पास है, उसका ये डेटा देख लें और बताएं। ये तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन है, क्योंकि ये जानते हैं कि इसमें संलिप्तता कौन है, कौन लोग इसमें भ्रष्टाचारी हैं। और जो लोग कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ में, वो तो खुद ही करप्ट हैं। नहीं तो ये इंजीनियर को निलंबन करने का क्या मतलब है? चलिए, जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट आज तक आया, मुख्यमंत्री आज तक इस पर बोले। ये तो यही हाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम मुख्यमंत्री के पास है पिछले 20 साल से, और क्राइम का रेट देख लीजिए, रोज कम से कम 20-25 घटनाएं हो रही हैं। वही हाल है पुल का। तो ये सरकार जो है, जो कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है, हमारे अनुसार ये दोनों इंजन खराब है। बिहार के अगर विकास को देखा जाए तो तमाम, तो जब डबल इंजन की नहीं थी तब ठीक था सब बिहार में? बिल्कुल। पिछले साल कोई बाढ़ से कुछ हालात नहीं बिगड़े थे आपके राज्य में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए उस समय का, अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताएं, हमारे पास तो जानकारी नहीं है। जो पुल गिरे हैं उसका उम्र कब है और कब बना है, ये सबको मालूम है, ये सरकार को भी मालूम है। और तभी तो उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं जिनका इन पे भूमिका रहा है। चलिए अंजुम जी, अब जुड़ गई अंजुम जी, किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों उन इंजीनियर्स को, उन ठेकेदारों को स्केपगोट बना रही है सरकार और प्रशासन? मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ, लेकिन एक गुजारिश जरूर होगी नवल जी से कि देखिए, इस विषय पे आप राजनीति आप लोग ना करें। हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारी सरकार ने आगे बढ़ करके जवाबदेही, आपका कहना है कि सरकार की जवाबदेही बनती है और हमारी सरकार आगे बढ़ के कहती है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या करें? आप अपराध नवल जी, आपको आईना दिखाना होगा क्या? नहीं, आईना में तो सिर्फ चेहरा दिखता है, जमीन के लिए आईना देखने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री से पूछिए, केवल कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको सुशासन से क्या मतलब है? उनको अपराध से क्या मतलब है? चलिए, उनको नवल जी जवाब देने दीजिए। इसके लिए जिम्मेदारी तय किस? नीतीश कुमार जी को मत भूलिए कि जनता के जनादेश से नीतीश कुमार जी कुर्सी पे बैठे हैं। जनता का जनादेश का अपमान दिया था कुर्सी बदलने के लिए। फितरत में है आप लोगों के बदलने के लिए दिया था। अंजुम जी, मेरे सवाल का जवाब। हेलो, मेरे सवाल का जवाब। मेरा सवाल सीधा है, क्या वो इंजीनियर्स और वो कॉन्ट्रैक्टर्स स्केपगोट बनाए जा रहे हैं? जिम्मेदारी क्या सरकार ने तय कर दी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाई लेवल कमीशन की बैठक उन्होंने इंक्वायरी सेटअप कर दिया। ये जांच का विषय है, जांच चल रही है। इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल इंक्वायरी में जिसकी भी लैचेज या जिसकी भी नेग्लिजेंसी आई है सामने, उनके विरुद्ध हमारी सरकार ने कार्रवाई किया। हमारी सरकार किसी को बचाती तो नहीं है। नहीं, कार्रवाई कर दिए क्या? पूरा बिहार इंतजार कर रहा है।
मैं आपके सवालों का जवाब नहीं, मैं उन सवालों मैं हमारी जो नहीं आप बताइए ना। नवल जी 1 मिनट को जवाब देने दीजिए जी। हम वही मैं कह रही हूँ कि हमारी सरकार किसी को भी बचाती नहीं है। जीरो टॉलरेंस करप्शन के अगेंस्ट हमारी नीति है और यही हमारी यूएसपी है। और इनिशियल स्टेज पे कौन करप्ट है? जब 10 पुल की इस तरह से खबर आ रही है अंजुम जी, कौन करप्ट है इसमें? कौन करप्ट है? ये मैं और आप बैठ करके डिबेट में मैं और आप इस डिबेट में बैठ करके किसी को एलेज नहीं कर सकते हैं। ये जांच का विषय है और इनिशियल जांच में जिनकी भी नेग्लिजेंसी सामने आई है उसको हमारी सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। तो सरकार तो आपकी है, नेग्लिजेंस की रिपोर्ट तो आ चुकी होगी, वजहों के बारे में जानकारी होगी आपके विभागों को। अगर रिपोर्ट आ गई होगी, जांच के अपने प्रक्रिया होते हैं, वो हमारे और आपके हिसाब से वो जांच नहीं होती। अगर रिपोर्ट आ गई होती तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई हो गई रहती, और रिपोर्ट आई है तभी तो कार्रवाई हुई है ना। ऐसी किसी के ऊपर कलम सस्पेंशन का नहीं ना चला दिया गया है। पुल गिरने के पहले कहाँ कार्रवाई हुई बताइए? पुल गिरने के पहले कहाँ कार्रवाई हुई? इसके पहले पता ही नहीं था कि पुल गिर सकता है। कौन सा कार्रवाई चल रहा था? कौन सा असेसमेंट था? कौन सी अकाउंटेबिलिटी थी आपकी? आप बताइए तो उसमें। नहीं वो जांच का भी जांच कौन सा जांच? कौन जांच करेगा? वो 17 कौन जांच करेगा? चलिए राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं, पुल लोगों को जोड़ते हैं। नवल जी, अंजुम जी 1 मिनट। पुल लोगों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। 10 पुल गिर चुके हैं, कट चुके हैं लोग। किस तरह से आवाजाही होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे देश में पुल बनने के लिए कितना वक्त लगता है। अब हम हमारे जानकारों की बारी। सुभाष चंद्रा जी, बिहार में हर साल बाढ़ आती है, इसकी तैयारी क्या साल भर की जाती है? मेंटेनेंस को लेकर किस तरह का काम अलग अलग विभाग करते हैं? जहां तक तैयारी की बात है तो एक्चुअली जो हम लोग का बिडिंग डॉक्यूमेंट है और उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। और जो स्ट्रक्चरल प्लानिंग डिपार्टमेंट में होना चाहिए, हम लोग के पास हर डिपार्टमेंट में, हमारे विभाग में एडवांस प्लानिंग विंग है एंड यूनिट है। उस स्ट्रक्चरल एक्चुअली एडवांस प्लानिंग यूनिट को थोड़ा सा हम लोग समय के ये के अनुसार जल्दीबाजी में ज्यादा प्रोडक्ट देने के लिए उसको हम लोग कमजोर कर दिए। और नतीजा क्या हुआ है कि डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स जो प्लानिंग का पार्ट है वो आउटसोर्स करते हैं, वो कंसल्टेंट को बहाल करते हैं। और उसमें जो है मेजर जो प्रॉब्लम है ब्रिजेस का जो अभी आ रहा है, स्कावर डेप्थ का, ये सब का, उसमें प्रॉपर हाइड्रोलिक डिटेल्स नहीं लिया जाता है, प्रॉपर सॉइल एक्सप्लोरेशन नहीं किया जाता है ना। और अगर ये दोनों चीज सही नहीं होगा तो सही डिजाइन नहीं होगा। और डिजाइन के बाद जो प्रॉब्लम अब आ रहा है एग्जीक्यूशन पार्ट, एग्जीक्यूशन में जो पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर्स का बिडिंग डॉक्यूमेंट में है कि ये इंजीनियर्स हम बाहर रखेंगे, वहां बिडिंग डॉक्यूमेंट में बाकायदा सब कुछ सही। सीधा छोटा सा सवाल, इसका छोटा सा जवाब चाहती हूँ। क्या साल भर इसकी तैयारी होती है? मॉनसून से हमारे स्ट्रक्चर्स सुरक्षित रहें, इसकी तैयारी होती है? इसमें इंस्पेक्शंस होते हैं। एक सिस्टम, एक चेकलिस्ट है, सभी इंजीनियर को दिया जाता है। और हर एक इंजीनियर को जो उसमें सिस्टम में है वो सब एक इंस्पेक्शन नोट जो है, हर एक बेस का इंस्पेक्शन नोट तैयार किया जाता है। ये चेकलिस्ट तो चेकलिस्ट होती है, लेकिन क्या चेकलिस्ट बिल्कुल जैसे जमीन के नीचे तो नहीं जा सकता है ना कोई आदमी। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि चेकलिस्ट है और वो तैयारियों के लिए जरूरी भी है, लेकिन क्या इस चेकलिस्ट पर काम होता है? ये बड़ा सवाल है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, हम इनसे जानेंगे कि आखिर लापरवाही की बड़ी वजह क्या है। क्या हमारे पास एक्सपर्टीज की कमी है या फिर बहुत ज़्यादा काम की वजह से सारे सरकारी विभाग बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं कि वो इन अहम कामों को नहीं कर पा रहे। हम मुकाबला में लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुकाबला में बिहार की सिस्टम की पोल खोलते हैं पुल, यही है चर्चा का मुद्दा। और हमारे साथ ये खास पैनल मौजूद है। शैलेश जी, ब्रेक से पहले आपने सुना आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष का, लेकिन हकीकत क्या है? क्या डीसिल्टिंग की वजह से, सफाई की वजह से ये पुल भरभरा कर गिर रहे हैं? हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं हैं जो ये बता सकें कि इस तरह से सफाई होगी तो पुल का ही नुकसान होने वाला है। ये जो 3 पुल हैं जल संसाधन विभाग के,
उसमें तो बल्कि स्पष्ट है कि ये जो गाद हटाने का काम हो रहा था उसमें पुलों को भी बिल्कुल एक तरह से नंगा कर दिया। तो जब बहता पानी आया तो अपने साथ पुल को ले गया। ये एक तकनीकी सुपरविजन अगर सही रहता तो ऐसी नौबत नहीं आती। और एक मोटे तौर पे है क्षमता निर्माण। तो बिहार में ही जो विभाग हैं उसमें आप देख लीजिए, एक जल संसाधन विभाग है, एक ग्रामीण कार्य विभाग है, एक पथ निर्माण विभाग है। तो मैं संभवतः यह हो सकता है कि पथ निर्माण विभाग की तकनीकी क्षमता थोड़ी बेहतर है पुलों को बनाने में और पुलों को संधारण करने में। और कोई भी अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, देखिए उसके 4 चरण होते हैं जी। पहला होता है डिज़ाइन, उसकी क्या विस्तृत रूपरेखा जो आपने बताया अभी चीफ इंजीनियर साहब ने। दूसरी होती है फंडिंग, जब तक वित्तीय व्यवस्था नहीं होगी बनेगा नहीं। तीसरी होती है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन और चौथी होती है मेंटेनेंस, संधारण। तो यहाँ पुलों के लिए जो हमने डिज़ाइन करी वो पूरे वाटर टेबल को और कितना कैचमेंट एरिया, कितना पानी मैक्सिमम आएगा उसको देख के किया जाता है। और अभी जो पुल गिरे हैं उसमें वो समस्या मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि ये छोटे छोटे पुल हैं, किसी का भी स्पैन बहुत ज़्यादा 10 मीटर से ज़्यादा नहीं दिखा मुझे जी। तो डिज़ाइन अगर अच्छी तरह से हो तो बहता पानी निकल जाएगा और पुल वहीं का वहीं रहेगा। दूसरा वित्तीय, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सैंक्शन लेने के लिए जितना पैसा चाहिए उससे कम में ही हम सैंक्शन करके काम करने लगते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं। तीसरा है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में अक्सर ये आरोप लगता है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग गया। तो ये भी तकनीकी देख रेख में अगर अच्छी तरह से बने, क्षमता हो, तो इसकी भी नौबत नहीं आएगी। NHAI भी पुल बना रहा है, वहाँ ऐसी नौबत नहीं। और अंत में संधारण यानी मेंटेनेंस, ये तो एनुअल मेंटेनेंस होना चाहिए। एक छोटी सी बात, हम सब जानते हैं कि अगले 500 साल में भी नेपाल से पानी आता रहेगा उत्तर बिहार में। अब 15 जून से लेके 15 सितंबर कोई भी शटरिंग किसी पुल में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब पानी आएगा तो वो अवरुद्ध होगा और अपने साथ ले जाएगा। तो ये संधारण महत्वपूर्ण है। मैं जिस कंपनी का CEO था, हम तो अपने पुलों को वार्षिक नहीं 6 माह ही देखते थे कि कहीं भी कोई समस्या तो नहीं। तो ऑडिट होते रहना चाहिए। लेकिन विश्वास जैन जी, अब जो ये सारे जो हादसे हैं ये क्या सबक सिखा रहे हैं? क्या हमारे कंस्ट्रक्शंस, हमारे स्ट्रक्चर्स मॉनसून को देखते हुए मॉनसून प्रूफ बनाए जाएं? एक तरह से हमको रीलुक करना होगा हमारी पूरी टेक्नोलॉजी को, टेक्निक को, कि हम किस तरह से अपने स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं जो झेल पाएं इतना पानी, इतनी बरसात। देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में हम कहीं किसी से पीछे नहीं है, हम उतने ही बराबर है। जहाँ डेवलप कंट्रीज में जो काम होते हैं उसी तरह से हम कर सकते हैं। रही बात कि पुल क्यों टूट रहे हैं, डेफिनेटली जैसे शैलेश जी ने कहा कि उसके कई कारण हो सकते हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पे अक्सर फ्लड्स आते रहते हैं और नदियां भी अपना कई बार रुख बदल लेती है जी। पर ये हमें मालूम होता है कि नदियां रुख बदल सकती है और फ्लड आ सकते हैं, तो उसकी गणना भी पहले ही की जा सकती है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम उसकी गणनाएं नहीं कर सकते, उसको हम पहले ही एस्टिमेट कर सकते हैं। हम हाइड्रोलिक स्टडीज करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मैं बिहार का नहीं, मैं तो अगर पूरे देश की बात करूं तो हमारा जो ब्रिजेस का जो डेटा है, जो पास डेटा है, रिवर्स का जो पास डेटा है, वो एक जगह इकट्ठा कभी किया ही नहीं गया है। बहुत मुश्किल होता है जब डिजाइन करते हैं तो वो बिल्कुल करंट सिस्टम पर और फिर बहुत जल्दी के अंदर डिजाइन होता है। मैंने ये भी देखा है कि जो इंडिया में जो डिजाइन के लिए जो टाइम दिया जाता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। नॉर्मली डिजाइन अगर आउटसोर्स भी करें या डिपार्टमेंट भी करें तो डिजाइन के ऊपर बड़ा एक प्रेशर रहता है कि जल्दी उसको किया जाए, जिसमें कि सफिशिएंट टाइम देना चाहिए डिजाइन को, इन्वेस्टिगेशन। हाइड्रोलिक स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के अंदर, स्पेशली बिहार है, बंगाल है, वेस्ट बंगाल है या हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया, जब पानी बहुत ज्यादा आता है, नदियां बहुत ज्यादा बड़ी हैं, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है। और अभी जैसे पुल ज्यादातर टूटे हैं वो स्काउरिंग की वजह से टूटे, मतलब जो उसकी मिट्टी थी वो बह गई। शायद एक आध पुल ऐसा है जिसका सुपर स्ट्रक्चर टूटा है, जो कि न्यूली कंस्ट्रक्शन जिसका हुआ था। मैं ऐसा भी मानता हूं कि पुल नॉर्मली 100 साल तक लास्ट करना चाहिए, मतलब 100 साल से कम उसकी लाइफ नहीं होनी चाहिए। और अगर 100 साल से पहले टूटता है तो आप बात जो कह रहे हैं विश्वास जैन जी, वो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लापरवाही हुई है, ऑडिट को लेकर भी लापरवाही हुई है। ऐसे में जवाबदेही सुधीर जी कैसे तय हो, क्योंकि इतने पैसों की बर्बादी है, 10 पुल गिर चुके हैं, कितना पैसा लगा होगा इन पुल को बनाने में, अब ये फिर गिर चुके हैं। और हमारा देश, हम सब जानते हैं कितना वक्त लगता है एक पुल बनने में।
ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा पेचीदा है। वो इस कि एक बार पियर बन गए तब उसको चेक करना बहुत मुश्किल है कि वो अगर 20 मीटर का पानी के अंदर उसको जाना था और 10 मीटर ही डाला गया तो बाद में चेक करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ऐसा नहीं कि असंभव है, वो तब संभव है जबकि कंस्ट्रक्शन के साथ साथ फाउंडेशन लेइंग के समय से बराबर इंस्पेक्शन होता रहे, जो कि मैनुअल में लिखा हुआ है। अगर उसका इंस्पेक्शन नहीं किया जाएगा तो अगर पुल बन के खड़ा हो गया और उसके बाद अगर हम कहें कि इसका डेप्थ जो पियर का है, फाउंडेशन ठीक से बना है कि नहीं, जितना डीप बनना था उतना बना है या नहीं, तो ये चेक असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन है। और इसलिए जो एक समय था जबकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल आएगा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को खुद खड़े होकर अप्रूव करना पड़ेगा, तब जाके कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगेगा। अब तो ये कोई जाता नहीं देखने के लिए, जूनियर इंजीनियर भी नहीं देखने जाते। और अब हाल धीरे धीरे ये हो गई, कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। अब तो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं जा रहा, वर्कर ने जो बना दिया सो बना दिया, हालत यहाँ तक पहुँच गई है। तो इसके लिए क्या है कि जब एक बार ऐसे पुल बन गए तो फिर वो मतलब समझ लीजिए किस्मत के भरोसे है, कितना चल गया वो चल गया। और दूसरा है कि उसका कारण ये भी है कि जैसे हमारे पूर्व वक्ता लोग, इतने स्टाफ जो है नहीं, जो काम बढ़ता जा रहा है और काम के साथ साथ अब एक समय आ गया है कि दिखावे का, कि डैशबोर्ड पर इतने पुल बन गए, इतने रोड बन गई, इतना करोड़ों खर्च हो गया, लाख करोड़ इसका है, लेकिन देखने वाला कौन है, उसके मुताबिक स्टाफ है कि नहीं। तो जितने स्टाफ हैं वो इसमें ज्यादा उनका समय जा रहा है, फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी से लेके इनॉग्रेशन सेरेमनी तक। लेकिन वर्क सुपरविजन एक ये हुआ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। आईआरसी मैनुअल जो है उसमें ब्रिज का मैनुअल तो है, बहुत सबक लेना चाहिए इन हादसों से, जो बात आप लोग सब कह रहे हैं। लेकिन हम इस कार्यक्रम और इस मुकाबला के आखिर में पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, आप खास तौर से नवल जी से और अंजुम जी से, ये हादसे क्या सबक सिखा रहे हैं? अंजुम जी, आपको क्या लगता है, क्या सीख मिल रही है इन हादसों से? हमारी सरकार ने एज ए चुनौती के तौर पे उसे लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को हम लोग जानते हैं, इस बात को कि वो सेंसिटिव है। और यही कारण है कि उच्च स्तरीय बैठक कर करके उन्होंने निर्देश दिया कि मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाया जाए, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। और साथ ही साथ उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग को भी डायरेक्शन दिया उस बैठक में कि मेंटेनेंस पॉलिसी विभाग बनाए, जिसके कारण जो देखिए एक चीज तो स्पष्ट है कि जो पुल पुलिया बंद हुए हैं वो 30 से 80 साल पुराने थे। स्ट्रक्चर उसका पुराना था, लेकिन मेंटेनेंस की जवाबदेही हमारी है, हम इस जवाबदेही को लेते हैं। देखिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही काम किया है आधारभूत संरचना। तो 10 पुल गिरे, इसके बाद अब राज्य सरकार को ये सबक मिला है कि मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए। नवल जी, आप लोगों ने क्या सीखा इन हादसों से? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस चीज को ये संवेदनशीलता बोलती है वो तो संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है। फ्लड पहली बार बिहार में तो आया नहीं है, डीसिल्टिंग पहली बार तो हो नहीं रहा है, स्ट्रक्चरल ऑडिट का क्या रिस्पॉन्स रहा है, मेंटेनेंस का क्या रहा है। आप कह रहे हैं कि आप करेंगे 20 साल से जो सरकार में, अब कह रहा है कि मेंटेनेंस का पॉलिसी बनाएंगे, इससे ज्यादा संवेदनहीनता क्या हो सकती है? आप लोग भी तो सरकार में थे, बनाए आप लोगों ने। हम लोग सरकार में जब थे और जो सबसे ज्यादा सरकार में थे उनसे पूछना चाहिए ना। हम लोग जिस सरकार में थे उसका पुल एक आप तो साथ ही चला रहे थे सरकार कुछ दिनों तक, 17 महीना में रहे। हमने जो काम किया पूरा देश में चर्चा का विषय है। उसमें कोई बताए कि टेंडरिंग क्या सीखा? अच्छा, क्या सीखा आप लोगों ने? आप लोग सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे ऐसा कि अब ऐसा ना हो आगे? हम लोग तो सबसे पहले तो ये करेंगे कि जिस तरह का करप्शन इस सरकार में पिछले 20 साल से ऑर्गेनाइज्ड है, फ्लड के समय भी जो संसाधन आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे और इस तरह के हादसे को रोकेंगे। अब हमारे एक्सपर्ट्स की बारी है, सुझावों का वक्त है। आप सुभाष चंद्रा जी, क्या करना चाहिए अब? हाँ, हमारे कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव है कि हमारा जो हर डिपार्टमेंट में एडवांस प्लानिंग विंग होता है, जो कि डीपीआरस बनाने का मुख्य जिम्मेदारी उसकी पहले थी, वो लगभग क्षीण हो गई है और सभी बातों को आउटसोर्स कर दिए हैं। ये बहुत ही हानिकर है, उसे फिर से मजबूत किया जाए। नंबर 2 जो बात है कि हमें बैच मिक्स प्लांट जैसे कंक्रीट का जो मिक्सर है, वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो जनरल ये करते हैं, कंट्रोल कंक्रीट नहीं रहता है। तो कम से कम हर जिला में या हर सब डिवीजन में एक बैच मिक्स प्लांट, कंक्रीट बैच मिक्स प्लांट आरएमसी होना चाहिए, जहां से जिस ग्रेड का कंक्रीट चाहिए वहीं से कंक्रीट जाए, है ना। तो ये जो है आरएमसी बैच मिक्स प्लांट होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर सॉइल एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है,
और जब ब्रिज स्टार्ट हो कंस्ट्रक्शन करना तो कम से कम एक टेस्ट पाइप तो जरूर होना चाहिए, जो कि सही बोरलॉग का जो डाटा आ रहा है वो सही है कि नहीं वो जांच करने के लिए बिफोर ये चीज होना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंजीनियर्स की कमी है, IT इंजीनियर्स की कमी है। हमारे इंजीनियर्स को बहुत सारा मीटिंग और बहुत सारी बातें रहती है, करना पड़ता है, जो कि प्रॉपर नहीं करते हैं। अब सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने बिडिंग डॉक्यूमेंट में तो बता देते हैं कि मेरे इंजीनियर रहेंगे जी, लेकिन साइट पर सच्चाई है कि उनके इंजीनियर नहीं रहते हैं, उनके मुंशी रहते हैं। बहुत तो अहम ये बात स्थिति है जी। सुभाष जी, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे में अब आगे की राह क्या हो शैलेश जी? बहुत छोटे में हम आखिर में पहुंच गए हैं, अभी सभी लोगों से सुझाव लेना जी। मैं 2 या 3 चीज़ें बोलूँगा। नंबर 1, ये जो एनुअल वार्षिक रूप से ब्रिज इंस्पेक्शन करके उसमें एक जहाँ जहाँ समस्या है उसका तुरंत निवारण करना चाहिए, वो अनिवार्य है। और बल्कि पुल निर्माण निगम करता होगा, बाकी विभाग भी करें तो बेहतर। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण। अभी अंजू बाला जी ने बोला कि सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। ये जो क्षमता निर्माण रहने के बाद, हाँ 10, लेकिन अभी मतलब आगे के लिए सुधर जाएं, सब एक साथ काम करें, लेकिन कैपेसिटीज तो क्रिएट करनी ही होगी। देखिए, बिहार जैसे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी तो बहुत आगे बनाना है। और तीसरी चीज़ कि भविष्य में जो छोटे छोटे पुल हैं उनको उतना ध्यान नहीं मिल पा रहा था। बड़े बड़े पुलों पे सब लोग चौकन्ने रहते हैं, तो छोटे छोटे पुलों पे भी ध्यान दिया जाए। वाकई वो ही अंदरूनी इलाकों को जोड़ते हैं और जो छोटे पुल और पुलियां हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका सुझाव सुधीर जी? जो बिहार की ने इंडियन रोड कांग्रेस के ब्रिज मैनुअल को अडॉप्ट कर रखा है, उसका इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्रिज रजिस्टर होना चाहिए, राज्य का एक ब्रिज रजिस्टर होगा जिसमें कि सारे ब्रिजेस का डेटा होगा। एनुअल इंस्पेक्शन बिफोर द मानसून मैंडेटरी है, और जो संवेदनशील जगहें हैं, सेंसिटिव जगहें हैं, वहाँ पर पोस्ट मानसून ऑल्सो, ये मैनुअल में लिखा हुआ है। लेकिन इंस्पेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो इंस्पेक्शन होगा और उसके रूल बना हुआ है कि अप टू 30 मीटर के ब्रिज जो है वो जूनियर इंजीनियर देखेंगे, अप टू 100 मीटर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अबव 100 मीटर सुटेनिंग इंजीनियर, वो सब रिपोर्ट के पैरामीटर्स बने हुए हैं। वो सब इंस्पेक्शन, एनुअल इंस्पेक्शन नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। काम बढ़ते जा रहे हैं, स्टाफ उतने हैं नहीं। दूसरा, ये करना आवश्यक है। ये दोनों बातें करने के बहुत ज़रूरी है। विश्वास जैन जी, आप क्या सुझाएंगे बहुत छोटे में? मैं 3 चीज बताऊंगा आपको। एक तो कॉन्ट्रैक्टर का जो सिलेक्शन होता है वो हमारा लीज कोस्ट पर बेस होता है, उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज जज नहीं की जाती। कॉन्ट्रैक्टर के पास में कई बार टेक्निकल स्टाफ, जो कैपेबल स्टाफ वो नहीं होता, और इनकेपेबल कॉन्ट्रैक्टर जब ब्रिज बनाते हैं तो इस तरह के हादसे होना बहुत स्वाभाविक है। दूसरा, हमारा जो इंजीनियर्स जो उसमें लगते हैं, चाहे डिपार्टमेंट के हों चाहे कंसल्टेंट की तरफ से हों, उनका एक रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है। क्योंकि वो कभी एक इंजीनियरिंग जब करके आते हैं, उसके अलावा उनको दोबारा कभी चांस नहीं मिलता अपने रिफ्रेशर कोर्सेज का। उनको ऑन साइट ट्रेनिंग, उस जॉब के लिए ट्रेनिंग रेगुलर, तो कैपेसिटी बिल्डिंग जैसा शैलेश जी ने कहा बहुत जरूरी है डिपार्टमेंट में, एंड दैट इज द मोस्ट मिसिंग पार्ट ऑफ दिस। अंत में यही कहूंगा कि अगर मोरल वैल्यू हम अपनी इंक्रीज कर ले इंजीनियर सभी, तो ये शायद हाथ से कभी नहीं, हादसे कभी ना हो। और इसी नोट पर आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये हादसे कई सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन कुछ सबक भी सिखा कर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस सबक को अब अमल में लाया जाए, सुझावों पर काम हो। हमारे पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुकाबला में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हमारे समय कार्यकाल का जो काम है उस पर इनके पास है, उसका ये डेटा देख लें और बताएं। ये तो बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन है, क्योंकि ये जानते हैं कि इसमें संलिप्तता कौन है, कौन लोग इसमें भ्रष्टाचारी हैं। और जो लोग कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ में, वो तो खुद ही करप्ट हैं। नहीं तो ये इंजीनियर को निलंबन करने का क्या मतलब है? चलिए, जो कंसर्न मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आज तक आया, मुख्यमंत्री आज तक इस पर बोले। तो ये सरकार जो है, जो कि डबल इंजन की सरकार कही जाती है, हमारे अनुसार ये दोनों इंजन खराब है।
हमारी सरकार संवेदनशील है, हमारी सरकार ने आगे बढ़ करके जवाबदेही, आपका कहना है कि सरकार की जवाबदेही बनती है और हमारी सरकार आगे बढ़ के कहती है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप अपराध के नवल जी, आपको आईना दिखाना होगा क्या? नहीं, आईना में तो सिर्फ चेहरा दिखता है, जमीन के लिए आईना देखने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री से पूछिए, केवल कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं, उनको सुशासन से क्या मतलब है?